बात कंपनी की आई है तो कंपनी क्या होती है और हम क्यों अगर कोई काम कर रहे हैं तो कंपनी बनाकर क्यों करते हैं। सिंपल केस लॉ था, जब हम पहली बार पढ़े थे सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन पढ़ा है। Okay. तो सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन यही तो कहता मैं सॉल्मन हूँ, पर सॉल्मन जो मेरी कंपनी है वो अलग है मुझसे अलग है। तो उससे रिकवरी करो, मुझसे नहीं। कुछ साल पहले एक डिस्प्यूट हुआ था टाटा ग्रुप में, साइरस मिस्त्री वर्सेस रतन टाटा। तो क्या इशू था वो? तो उन्होंने कहा कि क्या इशू है, कह रहा मुझे निकाल दिया है। तो कह रहा गलत क्या हुआ है, कह रहा ऑपरेशन हुआ है। कह रहा ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन का मतलब थोड़ी कि तेरे साथ गलत हुआ है। बेसिकली हर्षद मेहता करता क्या था कि शेयर्स को स्पेक्युलेट करता था। ओके। इसमें जबरदस्ती की बाइंग करा के शेयर के प्राइस बढ़ा देता था। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। अब जैसे बढ़ते गए प्राइस बढ़ता गया वहां जाके सेल करके खुद बाहर आता था। अच्छा, ये तेलगी स्कैम क्या होता है? अभी आपने इसकी भी बात करी। जो तेलगी था वो बेसिकली स्टैम्प पेपर थे, उनको नकली बनवा लेता था। ओके। और उनको मार्केट में बेचा। इतनी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया जितने वो बना के बेच रहा था। अच्छा, गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर नकली बनवा के, क्योंकि पहले स्टैम्प पेपर फिजिकल फॉर्म में होते थे। जैसे नोट है आपके, आज की करेंसी है। हाँ। करेंसी का भी डिजिटलाइजेशन क्यों किया जा रहा है? हाँ। क्यों हम ज़्यादातर ये मूव करते जा रहे हैं डिजिटल इंडिया? क्योंकि पेपर की फॉर्म में रहेगा, कॉपी कर लेगा कोई ना कोई। वेलकम ऑन लॉ सीखो इनसाइट्स। थैंक यू सुशांत जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपकी प्रोफेशन में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और अभी आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए। इनिशियली जब स्टार्ट किया हमने एज अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो हमारे पास ऑप्शन ही लिमिटेड होते हैं कि सीए कर लें, सीएस कर लें, सीएमए कर लें। तो सीए की तरफ तो मोस्टली लोग जा ही रहे थे, तो मैंने सोचा सीएस की तरफ देखते हैं, क्योंकि मेरा डिक्लाइन थोड़ा थ्योरी की तरफ ज़्यादा था। ओके। तो जब मैंने सीएस ज्वाइन किया तो ज्वाइन करते ही समझ आया कि यहाँ पे लॉ कुछ ज़्यादा ही पढ़ाया जा रहा है। सीए में? सीएस में। सीएस में। CS में। ओके। तो साथ में मैंने सोचा परस्यू कर लेते हैं, लॉ भी परस्यू कर लेते हैं, आगे जाके क्या बनता, कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो सीएस तो कर ही रहे हैं। ओके। धीरे धीरे करते करते लॉ की तरफ मेरा एक जो इंक्लाइन हो गया वो ज़्यादा हो गया। हाँ। उसके बाद मैंने जब लॉ की ट्रेनिंग करी तो मैंने लॉ फॉर्म में ट्रेनिंग शुरू कर दी अपनी। ओके। तो लॉ फॉर्म में जब ट्रेनिंग करी तो मुझे एक अलग ही टेस्ट बोर्ड सा समझ आया कि अच्छा, कि कॉर्पोरेट का भी तो लॉ होता है। हाँ। तो अगर मैं दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉर्पोरेट लॉयरशिप की तरफ जाऊं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए, ताकि वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बन जाए। तो इसलिए मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया और फिर आगे जाके मेरी एडवोकेसी पहले कंप्लीट हुई। तो मैं समझ गया था कि आगे जाके मुझे एज अ कॉर्पोरेट लॉयर ही आगे बनना है। फिर इनिशियली आफ्टर उसके बाद सीएस कंप्लीट हो गई। तो अब बस वही क्लाइंटेज हैं जो दोनों के कॉम्बिनेशन से कनेक्ट होते हैं। ओके। तो आपने बात करी कि आपने सीएस भी किया और उसके बाद लॉ भी मतलब साथ में आपने करी। तो सीए, सीएस और जब हम एडवोकेट की बात करते हैं तो क्या बेसिक डिफरेंस है तीनों में? देखो, डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं अगर हम अलग अलग पार्ट पे हैं। मैं कॉमन पार्लेंस में समझाने की कोशिश करूं तो सीएस जो कोशिश करता है कॉर्पोरेट्स के कंप्लायंसेस को देखता है। कंपनी सेक्रेटरी। ओके। कि कंपनी क्या कर रही है, कौन कौन से लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं, वो अप टू द मार्क हैं, उनके मीटिंग्स हो रही हैं, बोर्ड मीटिंग्स कंक्लूड हो रही है नहीं हो रही, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रही है नहीं हो रही, वो देखता है। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट डिक्लाइन होते हैं किस तरफ? अकाउंटेंसी, टैक्सेशन की तरफ। और काम, एजुकेशन सब सेम है, लेकिन फोकस एरिया हमारा से अलग है। वहीं जब हम लॉयर बनते हैं, एडवोकेट होते हैं, तो एडवोकेट में भी हमने ये सेम सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। पर हमारा जब हम लॉ फील्ड में जाते हैं, लॉ स्कूल्स में जाते हैं, तो हमको समझ आता है मूट कोर्ट कोई होता है, लिटिगेशन की तरफ मूव करना है। तो फोकस एरिया चेंज हो जाता है तीनों जगह पे। सब्जेक्ट्स का सेम ही होते हैं, सिमिलर है, और फोकस एरिया चेंज हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी की, तो उनका काम थोड़ा सा कंप्लायंसेस की तरफ हो जाता है। अब सीए की तरफ हम अगर बात करते हैं तो उनका बेसिकली टैक्सेशन की तरफ का काम देखने का रहता है। ठीक है। बात कंपनी की आई है तो कंपनी क्या होती है और हम क्यों अगर कोई काम कर रहे हैं तो कंपनी बनाकर क्यों करते हैं? ये वैसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हर आज की डेट पे, आज के टाइम पे जो भी क्लाइंट आता, कोई भी उठ के आता, कहता मेरी कंपनी बना दो। अब उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है कि कंपनी का मतलब क्या समझ क्या रहे हैं वो। कि कोई समझता कि मैं अकेला इंसान हूँ, मैं कंपनी हूँ। कोई सोचता मैं अपने भाई के साथ बैठ के काम करने वाला हूँ, मैं कंपनी हूँ। तो कंपनी कॉमन पार्लेंस में तो मतलब अगर देखा जाए तो आप और मैं मिलकर साथ में खड़े हैं तो दैट इज द कंपनी। लेकिन कंपनी अगर लॉ के हिसाब से देखें तो वो मतलब होगी एक एंटिटी जो रजिस्टर्ड हुई कंपनीज एक्ट के अंदर 1956 और जो अब का एक्ट है 2013 के हिसाब से, तो वो देखा जाता है। अब अगर हम देखे जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसकी कुछ बाउंडेशंस है कि उसके पास लिमिटेड अपना कॉर्पस है बिजनेस में लगाने के लिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हैं। मान लो आज मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, आपके साथ एंटिटी में कुछ काम कर रहा हूँ और आपके साथ मेरा बिजनेस में लॉसेस हुए,
तो आप मेरी कंपनी को या मेरे बिजनेस को नहीं पकड़ने वाले, आप बोलोगे भाई मेरा पैसा पूरा भर मुझे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ गई यहाँ पर। ओके। तो आप कल को बोलोगे भाई घर का सामान बेच, कुछ भी बेच, पर मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। वहीं अगर मैं कंपनी खोलता हूँ कि कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। ओके। तो अब कंपनी किसी के साथ बिजनेस कर रही है, एग्रीमेंट उसके नाम से होने हैं, बैंक अकाउंट उनके नाम से होना है, पैन कार्ड उसके नाम पे आना है। तो जो भी अगर कुछ चीज है कल को आपको पर्सनली रिकवरी भी करनी है, आप मेरे से नहीं करोगे, आप उस कंपनी से करोगे। और कंपनी में ज्यादा जब लोग जुड़ते हैं तो कॉर्पस भी अपने आप ही बढ़ जाता है, फंड भी ज्यादा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं नॉर्मल समझूं तो मान लीजिए मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में खोलता हूं तो रेस्टोरेंट की ऑनरशिप मेरी है एज एन इंडिविजुअल। तो अगर वो लॉस में जाएगा तो रेस्टोरेंट से नहीं मेरे से ही वसूला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो सप्लायर्स होंगे वो आपके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे कि भैया तुम पैसे दो। और अगर वही मैंने एक कंपनी फॉर्म कर दी है तो क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी मुझसे अलग है। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास शेयर हैं कंपनी के, बट कंपनी मुझसे अलग है। तो अगर कल को वही रेस्टोरेंट अगर कंपनी ऑन कर रही है और अगर वो लॉस हो जाए तो इसका मतलब जो वसूली होगी वो कंपनी से होगी, कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं उससे। ये सिंपल केस लॉ था, जब हम पहली बार पढ़े थे सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन पढ़ा है। तो सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन यही तो कहता मैं सॉल्मन हूं, पर सॉल्मन जो मेरी कंपनी है वो अलग है मुझसे अलग है, तो उससे रिकवरी करो, मुझसे नहीं। तो इससे तो फ्रॉड के भी बहुत चांसेस होते हैं। मैं कोई कंपनी बनाऊं, लोगों से पैसे लूं और कह दूं कि कंपनी की तो कोई मतलब हालत है नहीं वापस देने की, और फिर इवेंचुअली ये होता है। आज की डेट में अगर हम देखें, इतनी सारी कंपनियां बैंकरप्सी एनसीएलटी में जाती है, वी आर अपीयरिंग इन द एनसीएलटी। तो वहाँ पे हम तो देखते हैं कि इसी की वजह से बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, वो कुछ पे नहीं कर पा रहे, कंपनी एनसीएलटी बैंकरप्सी की तरफ मूव हो रही है। कुछ आपको देखते होंगे सिविल कोर्ट्स के अंदर केसेस लगे पड़े हैं उनके, तो इसी कारण की वजह से होते हैं कि पर्सन पे तो जा नहीं सकते हम लोग, जाना कंपनी के ऊपर ही होता है। फिर वही बात हुई कि हम फिर ऐसे वो कौन से बिजनेसेस हैं जो हम बोल सकते हैं कि ये तो कंपनी बना के ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा मानना है इसके ऊपर, जो मैं क्लाइंट्स को भी बताता हूँ, स्केलेबिलिटी के ऊपर। अगर आपको आज एक रेस्टोरेंट खोलना है तो मेरा मानना है आप उसको इंडिविजुअल चलाइए, आप खुद ही चला लीजिए, लेकिन आपकी रेस्टोरेंट की चेन चलानी है। ओके, स्केल ज्यादा करना है क्योंकि आपको यूनिट्स फ्रेंचाइजी मॉडल करना है। आगे जाके आज की डेट में अगर हम सैंडोज देखें या कोई भी ब्रांड ले जो फूड बिजनेसेस है, तो उन्होंने अपनी चेन खोलनी है, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे आगे देना है। डोमिनोज, मैकडोनल्ड, जो भी लेके चलो आप, तो ये कंपनी की फॉर्म में इसलिए आते हैं क्योंकि इनको और ग्रो करना है। तो इवेंचुअली जब बिजनेस आप शुरू कर रहे हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में करो। अगर आपका विजडम लंबा है, आपका प्लान लंबा है, आपके पास टीम उस हिसाब से है, आपको पहले से पता है कि मुझे ये करना है, गोल सेट है, तो आप कंपनी की फॉर्म में आते हो। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको मार्केट से पैसा लेने में एग्जैक्टली अब कंपनी है तो कंपनी का एक एक्सपीरियंस भी होता है। हाँ, शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस। आप मान लो आपने अकेले आप निकले मार्केट में निकले, आपने कहा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आपको बिजनेस वही देगा जो आपको जानता है। आपने कंपनी बनाई XYZ लिमिटेड करके, आपने कहा देखो मैं 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, अब ये नई कंपनी खोली है, इसका भी 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें दे दो, नहीं मिलेगा। कंपनी का एक्सपीरियंस अलग काउंट होता है। तो इसलिए कंपनी आप फर्स्ट डे से इसलिए बनाओगे कि इसका भी एक्सपीरियंस काउंट हो। ओके, लाइक कंस्ट्रक्शन का है, मान लीजिए इंडिविजुअली मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ और इंडिविजुअली मैं बना के बिल्डिंग्स दे देता हूँ। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बस उन्हीं लोगों को पता होगा जो मुझे जानते हैं। बिल्कुल। और यही चीज़ अगर कंपनी बनी हो तो ऑफकोर्स ही बात है, कंपनी मान लीजिए 10 साल पहले रजिस्टर्ड है, अब कोई भी देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये कंपनी है 10 साल से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाओगे, वहाँ पे जाके आप कंपनी का नाम टाइप करोगे, आपको पूरा मास्टर डाटा मिल जाएगा, कौन डायरेक्टर है, कौन शेयर होल्डर है, कौन कौन सी उनकी बैलेंस शीट फाइल हुई है, किस साल उनको लॉसेज हुए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए तो मुझे आप तक आना पड़ेगा कि सुशांत जी मुझे अपनी बैलेंस शीट दिखाओ इंडिविजुअल। आप बोलो बनाई नहीं मैंने। ओके, बट कंपनी की तो कंपनी की तो मेंटेन होनी कंपलसरी है। हाँ। तो मैं कंपनी फंडिंग भी अगर मुझे करनी है या मेरे इन्वेस्टर को करनी है किसी कंपनी में, तो वो यही तो चेक करेगा, उसके बैलेंस शीट्स देखेगा। अब बैलेंस शीट्स तो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो सामने से समझ आ रहा हो कि ट्रांसपेरेंट है मेरे लिए, कि मैं कहीं भी देख सकता हूँ उसको। और जब हम बोलते हैं कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इससे हम और क्या समझ सकते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट जनरली अगर आप देखिए तो बोला जाता है कि ये तो रतन टाटा की कंपनी है, बिल्कुल, ये तो अंबानीज की कंपनी है, ये तो रुइयास की कंपनी है। तो
तो ये क्यों बोलते हैं फिर? ये आम भाषा में हम लोग तो, जो आपने इनिशियली फाउंडर बने आप कंपनी के, तो आप तो यही क्लेम करोगे लोगों को कि ये मेरी कंपनी है, बट मेरी नहीं है। आपकी नहीं है। किसकी है आपका फिर? कंट्रोल है उस पर, ओके। प्रमोटर का कंट्रोल है उस पर, जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल है उसके ऊपर। हाँ। कंट्रोल अलग है, ऑनरशिप अलग है। आज मेरे अकाउंट्स में मेरे को पता है मेरे पास रिलायंस के 20-25 शेयर तो कम से कम होंगे, हाँ। तो मैं भी ऑनर हूँ, मैं भी उनके शेयर होल्डर की लिस्ट में कहीं ना कहीं शो होता हूँ। हाँ। मुकेश अंबानी भी उसका मालिक है, मैं भी उसका मालिक हूँ, बट कंट्रोल मुकेश अंबानी का, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर। ओके, अगर आपने रिलायंस के शेयर लिए हैं तो आप भी उन शेयर्स के ऑनर हैं, और जो कंसेंट पर्सन है जिनके पास मेजॉरिटी शेयरिंग है वो भी ऑनर है, बट उनके पास कंट्रोल है। कंट्रोल क्यों है? क्योंकि ओवर मैनेजमेंट है। ओके। मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग में है। ओके, तो ये चीज, तो इसीलिए हम वैसे इन जनरल बोल देते हैं कि भाई उनकी कंपनी है, बट होती वो एक्चुअली सेपरेट लीगल एंटिटी ही है। और कंट्रोल है तो ऑफकोर्स ही बात है, किसको क्या रेम्यूनरेशन देना है, किसको क्या पेमेंट देनी है, वो अपनी बोर्ड में डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें राइट नहीं है, मेरे पास 2 शेयर्स हैं लेकिन वोटिंग का राइट मेरे पास भी है। लेकिन हाउएवर होता क्या है कि मेरे 2% से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, जो 98% एक तरफ हो। ओके। तो जो वोटिंग होगी तो लॉफुली कहीं जगह पे 50% से ऊपर देखा जाता है, कहीं जगह पे स्पेशल रेजोल्यूशन 75% से ऊपर देखा जाता है, कहीं कहीं जगह पे यूनानिमस 100% भी देखा जाता है। लेकिन मैक्सिमम तो उन 2 में ही कवर होता है। कोई नया डायरेक्टर लाना है तो मैं कह रहा हूँ मेरा डायरेक्टर रख दो, कह रहे 20 शेयर तूने रखे हुए, तो अंबानी की कंपनी में डायरेक्टर बन रहे, प्रपोज करने का राइट है मुझे। ओके। लेकिन प्रपोज करके फायदा क्या, जब कुछ होना ही नहीं यार, मेरी जमानत भी जब्त हो जाए। ओके। ये तो है। ये तो अच्छा, जो अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले एक डिस्प्यूट हुआ था टाटा ग्रुप में, साइरस मिस्त्री वर्सेस रतन टाटा, तो क्या इशू था वो? ये एग्जैक्टली जिस सिनेरियो पे भी हम बात कर रहे हैं वही है। ओके। टाटा ग्रुप्स के अंदर क्या था कि रतन टाटा ने मैनेजमेंट छोड़ी और साइरस मिस्त्री को मैनेजमेंट में टुक प्लेस दिया कि चेयरमैन बना दिया टाटा ग्रुप्स का। अब साइरस मिस्त्री का क्या था, वो काम कर रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था बाकी लोगों को, जो और मेजर शेयर होल्डर्स कह लो आप, या बोर्ड को कह लो, मैनेजमेंट को कह लो, वो समझ नहीं आ रहा उनका, मतलब वो उनको पसंद नहीं कर रहे। किसी भी हो सकता है कि कुछ गलत नहीं कर रहे थे, क्योंकि गलत कुछ सामने आया नहीं, लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा भाई। एट द एंड कंपनी तो शेयर होल्डर्स की है। तो रतन टाटा, और जो ये वाली कंपनी है टाटा ग्रुप, तो टाटा की शुरू से चलती आ रही है। तो रतन टाटा जी ने उनको रिजाइन करने के लिए कह दिया। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं करता रिजाइन। अच्छा, चेयरमैन से मैं तो नहीं करता, कि मैंने गलती क्या करी है मुझे हटा रहे हो। अच्छा। उन्होंने कहा हटो, और लॉफुली हटाया। क्या किया कैसे? रेजोल्यूशन, सबसे पहले किसी को भी अगर हटाना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसकी कमियां बताते हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेशन डालो क्यों ना हटाया जाए, और अगर हमारी बैटल क्लियर है तो हम आपको रिमूव कर देंगे। तो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स को बुलाया गया था वहां पे, या बिल्कुल मीटिंग हुई है, पहले बोर्ड की मीटिंग हुई, शेयर होल्डर की मीटिंग हुई, तो उनको इस हिसाब से रिमूव कर दिया। और वोट कितने पड़े? मतलब वोट तो एग्जैक्टली जो स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है, जहाँ पे स्पेशल होगा, OR लेना और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेना होगा, वो लिया होगा। ओके। कंसर्न ये था कि मेजोरिटी और उसका नहीं था, मेजोरिटी उनके अगेंस्ट थी। अब साइरस मिस्त्री जी को इस बात का बुरा लगा कि भाई ये हुआ क्या, मैं तो काम कर रहा हूँ, गलत भी नहीं कर रहा हूँ उनके हिसाब से। तो वो चले गए नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल, NCLT में उन्होंने डाला ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस, सेक्शन 242, कि ऑपरेशन जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कह रहे कंपनी ने मिसमैनेज किया, ये कंपनी के अंदर मुझे हटाया, ऑपरेशन किया, जो भी गलत किया मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या कहा कि आपकी एप्लीकेशन ही हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है सेक्शन 244 के अंदर कंपनीज एक्ट का, कि कम से कम माइनॉरिटी का दर्जा भी हम आपको तभी देंगे जब आपके पास 10% की होल्डिंग हो। ओके। माइनॉरिटी, हर कोई माइनॉरिटी नहीं है। तो फिर तो कोई भी शेयर होल्डर, आप हो 10 शेयर खरीदे रिलायंस के, आप पहुंच गए अगेंस्ट में, NCLT पहुंच गया मैं। आपने कहा मैं तो माइनॉरिटी शेयर ये गलत कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो कोर्ट तो बोलेगी भाई हो गया। फिर तो कोर्ट विल बी फ्लडेड विद द, मतलब ट्रिब्यूनल विल बी फ्लडेड विद दीस केसेस। बिल्कुल। एंड देयर विल बी ए केओस, ऑफ कोर्स ही बात है, ऑब्वियसली। तो फिर उसमें क्या है कि अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो एटलीस्ट 10% हो, तब जाके आप माइनॉरिटी। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसके बाद जजमेंट्स भी बहुत आई है। तो NCLT ने यही बोला कि आपके पास 10% से कम शेयर है तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे आपकी। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट और आया था, और जजमेंट्स को कोर्ट अभी मैं कर नहीं ना, लेकिन होता क्या है, आपके पास मान लो 50% शेयर होल्डर है, तो आप मेजोरिटी में माइनॉरिटी में हो? मेजोरिटी में 52, मेजोरिटी 60, 70, 80 सब माइनॉरिटी है। क्यों? 10 से नीचे वालों को तो कोई दर्जा मिला नहीं है।
माइनॉरिटी का है मिनिमम 10 है, तो मेरे पास 99 भी है तो भी मैं माइनॉरिटी ही कंसिडर हूँ। ओके, तो भी मैं एनसीएलटी में जब एप्लीकेशन फाइल करूंगा वो माइनॉरिटी तो की कर करेंगे। सकता हूँ मैं। तो वो ओके। कह रहे हैं माइनॉरिटी करते हैं, मैं माइनॉरिटी नहीं करते। हाँ माइनॉरिटी का दर्जा तो 10% का दिया हुआ था, हाँ उससे नीचे वालों को हम लेंगे नहीं, ऊपर वाले जो आ रहे हैं करो फाइल। हाँ, फिर तो फिर इनके पास निकली 2%। ओके। 2% भी इनकी डायरेक्ट नहीं, इनकी 2 कंपनीज थी हाँ जो इनकी कंपनीज ने खरीद रखे थे, इनके ग्रुप कंपनीज जो इन्होंने बना रखी थी अपनी खुद की इनके कंपनी, शेयर्स। टाटा ग्रुप्स के। हाँ, तो इसके लिए ये एनक्लेट गए, फिर अपील करी इन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि गलत हुआ नेशनल है मेरे कंपनी साथ। लॉ तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो पहली बार क्या नाम है ये इंडिया के अंदर वो दिया है ना, वेवर मिला इनको कि चलो तुम ओके। 2% पे भी बोलो अपनी बात। अच्छा, एनसीएलटी ने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया कि भाई हम सुनेंगे ही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट माइनॉरिटी शेयर होल्डर, बिकॉज आपके पास 10% से भी कम शेयर कम है। शेयर है। बट जब हम अपील में गए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, लॉ कहता है कि 10% तो होना ही चाहिए और तुम्हारे पास 2-3% है, फिर भी तुम बोलो। तुम एक वेवर की एप्लीकेशन लगाओ। हाँ कि तो उन्होंने अपनी वेवर की एप्लीकेशन लगाई कि ये वाला क्राइटेरिया को साइड रखते हुए मेरे को वेव कर दिया जाए कि मैं 10% नहीं भी हूँ। हाँ, वो कोर्ट के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, डिस्क्रिशन है उनका डिस्क्रिप्शन अपना। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि चलो लाओ भाई बात ठीक लाओ। है, बोलो तुम। फिर बात लेकर आए तो उन्होंने कहा कि क्या इशू है, कह रहा मुझे निकाल दिया गया। तो कह रहा गलत क्या हुआ है, कह रहा ऑपरेशन हुआ है। कह रहा ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन का मतलब थोड़ी कि तेरे साथ गलत हुआ है। अच्छा हाँ, तुम्हें ऑपरेस थोड़ी ना किया गया है। हाँ, कंपनी के साथ गलत थोड़ी किया है। हाँ कि कोई भी चीज अब ऑपरेशन में कह रहा कल को जाके ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो कोर्ट ने सिंपल एक लैंग्वेज कही उनको हाँ कि 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में कुछ गलत हुआ है, कह रहे नहीं। प्रेजेंट में कुछ गलत हुआ है, कह रहे नहीं। फ्यूचर में होगा, कह रहे फ्यूचर के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं करते, आपकी पिटीशन रिजेक्ट। तो एनसीएलटी ने भी रिजेक्ट मना कर दिया इनको, एनसीएलटी ने। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी सेम बात हुई, इनको बाहर भगा दिया। मतलब जो डिसीजन हुआ था बोर्ड का और शेयर होल्डर्स का कि वही इनको आगे रिमूव करने का, वो उसको अपहेल्ड किया। हाँ, और उसके बाद फिर तो वापस रतन टाटा मूव हो गए। हाँ, और फिर अगले साल ही तो पता चल गया। तो उसके बाद जो केस जब खत्म हुआ, अगले साल इनकी कार एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई थी। अच्छा, साइरस साइरस मिस्त्री की, और रिसेंटली अभी रतन टाटा जी की भी जी की भी हुई। डेथ हो। बिल्कुल। ओके, तो ये है हमारा, जो हम कह सकते हैं कि कंपनी में शेयर होल्डर्स का ऑनरशिप होती है। ओनरशिप होती कितनी ऑनरशिप है, कितना कंट्रोल है, वो अलग विषय है, बट ऑनर शेयर होल्डर होता है। है। बिल्कुल बिल्कुल। बट कंपनी शेयर होल्डर से भी अलग है, ऐसा है? बिल्कुल, कंपनी शेयर होल्डर से। एक और चीज मैं इसमें ट्विस्ट बताता हूँ जो आम लोगों को समझ नहीं आता। मैं कंपनी का मेंबर हूँ या कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ओके, हाँ, फर्क है। एग्जैक्टली। अब आपने सुना कि मैं मेंबर हूँ या शेयर होल्डर। मेंबर कौन होता है, शेयर होल्डर कौन होता है, ये बहुत ज्यादा ट्विस्ट है। काफी लोगों को लगता है सेम होता है, सेम ही है और काफी हद तक सेम है। कंपनी का मेंबर वो होता है जिसका कंपनी का एक मेंबर का रजिस्टर बना होता है। ओके, उसमें नाम है, तो आप मेंबर हो, भले आपके पास शेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो भी आप मेंबर तो भी हो। और आपके पास शेयर्स हैं पर आपका मेंबर में नाम नहीं है, तो आप मेंबर नहीं हो। अब होता है, ये सिचुएशन क्यों होती है, आप और मैं रिलायंस के शेयर खरीद रहा हूँ, मैंने आज खरीदे, आपने कल बेचे, हम दोनों रोज खेले जा रहे हैं ऐसे करके, 4 इधर भेजे 4 उधर भेजे। अब वो जो कंपनी के पार्ट पे देखो तो रोज तुम्हारी एंट्री थोड़ी करता रहेगा अपने रजिस्टर में। Exactly. सुशांत जी ने 5 बेचे, परविंदर जी ने 5 खरीदे, आज 5 तारीख को इन्होंने 5 तो नहीं खरीदे होगा। बेचे। अब ये कब पता चलता है कि मेंबर्स कौन है? मेंबर्स पता चलता है। अब ये आम पब्लिक को कैसे पता चलेगी मेंबर्स कौन है? कंपनी हमेशा फॉर्म फाइल करती है एनुअल फाइलिंग के अंदर, MGT 7। ओके, उसमें एक लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग लगती है। हाँ, तो उसमें नाम है या नहीं है, अगर है तो वो मेंबर्स की लिस्ट से निकाला जाता है। ओके, और जब ये आपके फाइनेंशियल्स करने होते हैं, उससे एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है, AGM, उससे पहले एक रिकॉर्ड डेट रख ली जाती है जहां पर सारे सब लास्ट डेट देख लिया, यहाँ तक जो जो शेयर होल्डर है वही मेंबर है, वही आगे अगले फाइनेंशियल ईयर तक के लिए, कोई मीटिंग से पहले। अच्छा, एक चीज़ और बोली जाती है कंपनीज़ के लिए, क्योंकि हम कंपनीज़ जो देखते हैं बहुत पुरानी कंपनीज़ हैं, लाइक हम टाटा ग्रुप की ही बात कर रहे थे, तो पुरानी कंपनी है। ऐसे ही जब हम ऑल ओवर वर्ल्ड देखते हैं, चाहे फोर्ड की हो, चाहे BMW की हो, तो वो बहुत पुरानी कंपनी है। तो इतने सारे सब कुछ चेंजेस होते हैं, बट कंपनी सर्वाइव करती है। हमने देखा टाटा ग्रुप में जो डिस्प्यूट भी चल रहा था, तो डिस्प्यूट था साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में, आज वो नहीं है, लेकिन कंपनी स्टिल है। तो रतन टाटा जी भी नहीं है, फिर भी है अभी कंपनी। हाँ, इवेंचुअली ये है कि कंपनी का एक और फीचर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी के अलावा, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। इसमें एक जजमेंट थी, बालफोर वर्सेस बालफोर। उसने कहा था मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। मेंबर आएंगे जाएंगे, बट कंपनी चलती रहेगी। अब कंपनी
क्योंकि कंपनी जब बनती है तो सर्टिफिकेट ऑफ ROC उसको एक सर्टिफिकेट देता है। जैसे हम पैदा होते हैं तो हमें एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, डेट ऑफ बर्थ होती है हमारी। एग्जैक्टली उसी तरह जब कंपनी बनती है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, और वो कंक्लूसिव एविडेंस होता है आपके कंपनी के एग्जिस्टेंस का। ओके। कि अब कंपनी है, एक अलग अस्तित्व रखती है। कंपनी शादी नहीं कर सकती क्योंकि सिटीजन वाले राइट नहीं है उसके। हाँ, फर्क है। हाँ, रेजिडेंस वाले राइट है, फर्क है। सिटीजन वाले जो सिटीजन एक्ट है 1955, हाँ, वो राइट नहीं देता क्योंकि वो वोट नहीं कर सकती कंपनी। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि सिटीजन के राइट जो नेचुरल पर्सन को मिलते हैं, तो इसलिए कंपनी को नहीं मिलते। लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो नंबर ऑफ डेज पे होता है। इनकम टैक्स में 182 डेज, कंपनीज एक्ट में भी 182 डेज का क्राइटेरिया होता है। हाँ, कि अगर वो इतना इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं या इंडिया में ओपन हुई है तो रेजिडेंट कंपनी मानी जाएगी। बिल्कुल। ओके। तो ये जैसे हम देखते हैं, हमने बात करी कि BMW और फोर्ड की, तो एक चीज़ मैंने भी मतलब मुझे समझ में आती है कि जब कंपनी बनी थी और आज भी कंपनी है, उसके बीच बीच में देखिए कितने इवेंट्स हो गए। World War I, World War II, कितने लोग आए, कितने लोग गए, बट ये कंपनी उस समय भी थी और कंपनी अभी भी है। तो यही है परपेचुअल सक्सेशन। सुशांत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं परपेचुअल सक्सेशन के बारे में। World War I हुई, 2 हुई, हिरोशिमा में एटॉमिक बम गिरा, उसके बाद भी जो कंपनीज उस समय थी आज भी वो है और वो आगे भी चलती रहेंगी अनलेस वो बंद ना हो जाए। उनको एक बंद करने का जो प्रोसेस है वो किया ना जाए। ओके। तो जब तक उनको वाइंडिंग अप करने का, बंद करने का यानी क्लोज करने का प्रोसेस ना हो या नहीं किया जाए, तब तक वो चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एटॉमिक बम ड्रॉप कर दिया जाए, चाहे कुछ हो जाए, और वो हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मतलब जब हम देखते हैं तो एक इशू आता है कॉरपोरेट गवर्नेंस का। ओके। कंपनीज में तो क्या होता है कॉरपोरेट गवर्नेंस? अब जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, जब से हम लोगों ने कंपनी कॉरपोरेशन को या कंपनी को समझा है, हमने कंपनी को ढंग से समझा जो इंडियंस हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 में, क्योंकि वहां से हमारा कंपनीज एक्ट आया था। उससे पहले भी कंपनीज एक्ट थे बट वो ब्रिटिश के हिसाब से जो उन्होंने बनाए वो थे। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या चीज़ है, पहले मैं आम भाषा में बता दूं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि जो कॉर्पोरेट के जो भी एथिकली जो वर्क कर रहे हैं वो कंप्लायंस वाइज, लॉ वाइज एकदम करेक्ट होने चाहिए। ओके। तो उसको एक आम भाषा में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह सकते हैं हम लोग, कि सारे लॉ को फॉलो कर रहे हैं हम लोग जो उस इंडस्ट्री पे लग रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं वो, अकाउंटेबिलिटी भी मौजूद है उसमें। तो ये सारी चीजें मिलके बनाती है कॉर्पोरेट का गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में समझते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इंस्टीट्यूट आए थे, तो उसमें भी उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कहा कि जिस तरीके का कंपनी सेक्रेटरी होगा, जैसा वो लॉ फॉलो कराएगा वैसी कंपनी लॉ फॉलो करेगी, जैसे कंपनी लॉ फॉलो करेगी वैसा देश फॉलो होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि कंपनी सेक्रेटरी नींव है कॉर्पोरेट कल्चर की। सेम निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मतलब ज़रूरत क्यों होती है? इवेंचुअली हम देखते हैं कि आपने बहुत सुने हैं, फ्रॉड्स के बारे में सुने हैं, स्कैम्स के बारे में सुने हैं। जितने स्कैम आपने सुने हैं कुछ वहीं से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जन्म होता शुरू हुआ। सबसे पहले अगर हम लें कि इंडिया पे जो रूल किया वो किसने किया? ब्रिटिशर्स ने? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हाँ, कंपनी ही आई थी, स्पाइसेस के बिजनेस के लिए आई थी। उसने अपने बैलेंस शीट्स वगैरह उनके बेसिस पे लोगों को करप्शन, ब्राइबरी करके लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। अब वो धीरे धीरे करके वो कंपनी इतनी ज्यादा वास्ट हो गई कि वो लोग यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर लिए वहां के लोग। फिर इस तरीके से वो शुरू हुआ। असली में तो आई कंपनी थी। तो पहला फ्रॉड अगर इंडिया को देखा जाए फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में तो ये अभी यही मान सकते हैं। लेकिन जब आज़ादी मिल गई हमको, आज़ादी के बाद भी फ्रॉड हुए हैं। अब आज़ादी के बाद आपको क्या लगता है? स्कैम्स हुए, खूब सारे स्कैम्स हुए। सबसे बड़ा फ्रॉड कौन सा होगा? सबसे पहला जीपी स्कैम। बट जीपी स्कैम नहीं है पहला। अगर हम देखें मुद्रा स्कैम था पहला। ओके। एक हरिहर दास नाम के स्पेक्यूलेटर, स्टॉक ब्रोकर, कुछ भी कह लो, उन्होंने मार्केट में क्या किया, LIC के 125 करोड़ के शेयर नकली बना के बेच दिए। LIC के शेयर 125 करोड़ के उस समय तो आज की डेट पे देखे तो 9000 करोड़। तो ये इंडिया का पहला स्कैम था। LIC के शेयर बना के बेच दिए। पेपर पे होते थे। अच्छा, शेयर पहले जो अभी पेपर पे नहीं होते हैं, पहले पेपर पे होते थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये लेकर आया। तो यहाँ से पहले हमें समझ आया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ से जो सबसे पहले हमको समझ आया, गवर्नमेंट को समझ आया कि कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है। लॉ कौन बना रहा है? कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए लॉ फॉलो करने। अगर लॉ ही नहीं होंगे तो फॉलो क्या करोगे?
तो ऐसे तो कोई नकली नोट बना दे और बेच दे। बिल्कुल, तो लॉ है ना, आरबीआई ने लॉ बना रखे हैं उस पे। तो अब ये जो करते हैं शेयर्स बनाए गए नकली और बेचे गए और वो भी 125 करोड़ के और आज के वैल्यू के हिसाब से 9,000 9,000 करोड़, तो किसी को पता ही नहीं चला। पता नहीं, फिजिकल फॉर्म में थे, सबमिट करे। जब पता चला हाँ। तब सबसे पहले इनको तो चलो जेल होनी थी। हाँ 22 साल की जेल मिली इनको, ओके। हरिहर दास को। हाँ लेकिन साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय, हाँ तो उनको काफी जब गुस्सा आया, उन्होंने इमीडिएट बेसिस फाइनेंस मिनिस्टर को कहा रिजाइन करो। क्योंकि इतना प्रेशर होगा। प्रेशर तो है ही, कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर नहीं फॉलो हो रहा, वो कहीं ना कहीं इसलिए है कि लॉ नहीं है इंडिया में। ओके कि आपके लॉ स्ट्रिक्ट नहीं थे तभी तो वो ऐसा कर पा रहा था। ओके तो उसके बाद सबसे पहले एलआईसी ने अपनी रेगुलेशंस काफ़ी चेंज करी, गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आए कि ओके किस तरीके से ये फाइनेंशियल फ्रॉड को रोका जाए। ओके। तो ये था पहला स्कैम। फिर आगे जाके तो आपने हर्षद मेहता सुना है, तेलगी स्कैम सुना है, उनकी तो मूवीज आपने देख ली है। तो हर्षद मेहता में क्या हुआ था? हर्षद मेहता में भी उसने सेम क्या करा था, एक कैपिटल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट आम भाषा में, कैपिटल मार्केट में शेयर की परचेस, सेल और परचेस होती है। शेयर्स की सेल परचेस कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट जिसको आम भाषा में समझते हैं। मनी मार्केट होती है, वहां पर एक बैंक दूसरे बैंक को लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म, और उसका इंटरेस्ट खाता है। आपके बैंक के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, हाँ। अब उसको करे क्या, शॉर्ट टर्म के लिए कहीं दे देती है 15 दिन 20 दिन के लिए, पैसे आ जाएंगे फिर आप। हाँ। तो इसका स्कैम तो कर ही रहा था ये। बेसिकली हर्षद मेहता करता क्या था, हाँ। कि शेयर्स को स्पेक्युलेट करता था। ओके। इसमें जबरदस्ती की बाइंग करा करा के शेयर के प्राइस बढ़ा देता था। ओके, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा। हाँ। अब जैसे बढ़ते गए प्राइस बढ़ता गया वहां जाके सेल करके खुद बाहर आता था। ओके। तो मैनिपुलेटिव शेयर्स के रेट बढ़ाए गए, हाँ। और उसके बाद वो अपने सेल आउट कर लेता था। तो इसमें मतलब इसमें क्या स्कैम है? इसमें स्कैम ये है कि पैसा किसका है। आप अपने पैसों का आग लगाइए, जो मर्जी कीजिए, हाँ। आप किसके पैसे के साथ खेल रहे हो? पब्लिक के। अगर मैं आपको अपने मोबाइल को आप उछाल उछाल के कैच करते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फोन के साथ आप करोगे, मुझे तो दिक्कत होगी, भले वो गिरे ना। तो वही हो रहा था कि पब्लिक के पैसे को, जो वो बैंक से इधर नकली बीआर इशू करते थे। ओके। बैंक रिसिप्ट। हाँ। बैंक रिसिप्ट होता है क्या, समझता हूँ कि एक बैंक है, वो दूसरे बैंक को लोन देता है, तो वो बोलेगा उसके बदले में कुछ तो लूंगा भाई मैं तेरे से, कोलेटरल लूंगा। कोलेटरल के लिए वो उस बैंक की कोई प्रॉपर्टी ले लेता, लेकिन अब 14 दिन के लिए कौन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता रहे। तो ये दूसरा जो बैंक है, वो एक बैंक रिसिप्ट जारी करता है बैंक वन को, कि ये ले लो, 14 दिन के बाद नहीं हो तब तो तुम्हारे पास राइट है ही, तब तक का तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है। जैसे ही ये उसका पैसा वापस देते हैं, बैंक रिसिप्ट इनको वापस मिल जाती, तो इनकी टैली कंप्लीट हो जाती। तो ये क्या करता था, इनकी बैंक रिसिप्ट नकली बनवाकर उधर जाके लेके चले जाता था, और उधर से जो पैसा आता था कि 15 दिन के लिए ब्लॉक करना है, उसको पता बैंक इसको कितना देगा, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देगा, और शेयर में मल्टीपल बना दे देगा इनको। एक बार ये बैंक रिसिप्ट क्या होती है और कैसे मतलब पूरा स्कैम चल रहा था, ये जो हर्षद मेहता वाला था, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बेसिकली क्या था कि कोई भी दो बैंक ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, मान लो सिटी बैंक और पीएनबी ले लेते हैं। सिटी बैंक एंड पीएनबी। तो सिटी बैंक के पास एग्जांपल के लिए 100 CR पड़ा हुआ है, एडिशनल 100 करोड़ पड़ा हुआ है। सिटी बैंक कहती है मुझे 100 CR दे दो, मुझे इधर उधर कहीं लगाना है वो पैसा। नहीं, सिटी बैंक के पास पड़ा हुआ है तो पीएनबी मांगती है उनसे पैसा, हाँ। कि आप 100 CR दे दो, मैं विद इन अ टाइम लिमिट के अंदर शॉर्टर लोन आपको विद इंटरेस्ट वापस कर दूंगा। हाँ। लेकिन उसके लिए चाहिए था एक ब्रोकर, जो था हर्षद मेहता। ओके, ये अरेंजमेंट के लिए भी बैंक रिसिप्ट वाला आपको एक ब्रोकर के थ्रू करना होता था, ऐसा गवर्नमेंट का लॉ था। ओके। तो ब्रोकर था हर्षद मेहता। हाँ। तो वो ये डील का जो मीडिएटर था वो था, तो वो यहाँ से लेता था। अब वो कहते हम आपको 100 CR देंगे, आप बदले में क्या दोगे? कह रहे इंटरेस्ट। तो कह रहे अगर नहीं दिया तो कह रहे उसके बदले में हम आपको कोलेटरल तो देंगे। हाँ। कोलेटरल अब असली में तो नहीं दे सकते, बैंक के पास इतनी एसेट्स हैं, सेम डे 15 दिन के लिए लोन लोगे, थोड़ी रजिस्ट्री करवाते फिरोगे दूसरे नाम पे। तो बैंक क्या करती है, दूसरे वाली बैंक पीएनबी एक रिसिप्ट बनाती है, बैंक रिसिप्ट, जिसको बीआर आम भाषा में कहते हैं। ओके। तो वो बना के देती है उस बैंक के लिए, उसके नाम पे इशू करती है। लेकिन बीच में हर्षद मेहता होता है या ब्रोकर होता है? ब्रोकर होता है। ओके। अब सिटी बैंक 100 CR डालेगी हर्षद मेहता वाले अकाउंट में, ब्रोकर अकाउंट में। हाँ। इधर से ये बैंक रिसिप्ट देगा हर्षद मेहता को, हर्षद मेहता लेकर जाएगा बैंक रिसिप्ट उधर। हाँ। और पैसा डालेगा इधर, इस बैंक में देना, उसको पीएनबी को पैसे दे देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। मान लीजिए सिटी बैंक के पास 100 करोड़ पड़े हुए हैं और पीएनबी को 100 करोड़ चाहिए। बीच में एक ब्रोकर की जरूरत होती थी, जो होता था हर्षद मेहता। तो हर्षद मेहता के अकाउंट में पहले आएगा सिटी बैंक से पैसा, और हर्षद मेहता इस
इस पैसे को 100 करोड़ जो है वो पीएनबी को देगा और पीएनबी से बैंक रिसिप्ट लेके सिटी बैंक को दे देगा, जो एक एक्नॉलेजमेंट होगा कि हाँ हमारे पास पैसा आया और PNB हमने ने तुम्हें कोलेटरल दे दिए। ओके, ये हुई नेचुरल पीएनबी ने ट्रांजिशन। पैसे ले लिए हैं, ओके, और कुछ दिन बाद वो वापस दे देगा अब पीएनबी। इसके अंदर हाँ विद इंटरेस्ट दे देगा, ब्रोकर की फीस मिल जाएगी, एक्स अमाउंट ऑफ बहुत नॉमिनल हर्षद मेहता को अपनी नॉमिनल फीस मिल जाएगी, एक ब्रोकर को जो फीस मिल जाएगी। लेकिन इस हर्षद मेहता फिर क्या करता था? हर्षद मेहता इसमें थोड़ा सा स्कैम ये करता था कि वो जो पैसा आता था उस टाइम पीरियड के अंदर 100 करोड़ मान लीजिए आया, तो उसको दूसरे तक पहुंचाने में एक टाइम पीरियड लगता है। बैंकिंग सिस्टम PNB का तक। बैंकिंग सिस्टम का ये फ्रॉड वो था, अब लैग डिले होता था, लैग होता है कि इतने लंबे टाइम के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद ही ट्रांसफर हो पाएगा। तब तक उस 15 जो पैसा है वो अपने पर्सनल अकाउंट में डाल के शेयर को मैनिपुलेट कर देता था। ओके, शेयर मार्केट में लगा के उसको मैनिपुलेट कर देता था और पैसे कमा लेता था। कमाकर सेम जैसे कि जहाँ से पैसा उठाया वहां पैसा वापस डाल दिया, विद इंटरेस्ट दे दिया। अब ये बात बैंक के ऑफिशियल्स को भी पता चली, तो उसने उनको भी खरीद लिया। ओके, उनको कहा कि तुम चुप रहो ना, तुम्हारे क्या जा रहा है, तुम्हें भी पैसा मिल रहा है, बैंक को भी पैसा मिल रहा है, मैं तो कमा ही रहा हूँ। बेसिकली वो कर क्या रहा था कि वो बैंक के नाम पे, इसी वाले केस में अगर हम माने कि वो पीएनबी के नाम पे पैसे उठा ले रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दे रहा था, और बाद में जो उसको प्रॉफिट हो रहा था, ऑफ कोर्स ही बात है, वो पैसे जिसके जहां थे वो उनको वापस दे रहा था। बिल्कुल, तो पीएनबी को देना था और पीएनबी को दे रहा था, और वापस देना था तो उसने सिटी बैंक को वापस फिर से कर दिया। ओके, तो फिर जाके कुछ लोगों को, बैंक के ऑफिशियल्स को पता चला। यहाँ से एक ओरिजिन हुआ था कुछ चीज़ें, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हम वापस लौट के आते हैं। यहाँ पे आया था विसल ब्लोअर पॉलिसी का गया। ओके, विसल ब्लोअर का मतलब आम भाषा में ये होता है कि कोई भी ऑफिशियल किसी भी का लग रहा है उसको कि बड़े लेवल पे या कहीं भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसकी कंप्लेंट कर सकता है। उस समय तो यही था कि बैंक का हेड भी क्या नाम है इस फ्रॉड के अंदर मिला हुआ है, तो छोटे से बंदे को अगर पता चल भी जाए तो वो क्या कर लेगा। ओके, तो विसल ब्लोअर इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद। ओके, शेयर का डिमेटरलाइजेशन होना शुरू किया उसके बाद, कि आज की डेट में तो फिजिकल शेयर थोड़ी है, मैं आपको शेयर फिजिकली थोड़ी देता हूं। हाँ, हम किसी भी ऐप पे करते हैं तो वो शेयर खरीद परचेज तो वो अब धीरे धीरे करके आज की डेट में उसमें इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत कर लिया। 1996 की बात है जब डिपॉजिटरी एक्ट आया। ओके, और उसने डिमेटरलाइजेशन का प्रोसेस लेकर आया, सारे शेयर को डिमेट में करो, फिजिकल फॉर्म में शेयर्स नहीं रहेंगे। मतलब ऐसा अभी रेस्ट्रिक्शन 100% नहीं लगाई, बड़ी कंपनीज के लिए लगाई। ओके, आपने और मैंने कंपनी बनाई, उसके लिए अगर मैं डिपॉजिटरी के पास जाने लग जाऊं तो 50-60 हज़ार का खर्चा तो वहीं पड़ जाएगा मेरा। कंपनी बनाई 1 लाख से 50,000 रुपये उनको दे दूं, नहीं है। बड़ी कंपनी लिस्टेड कंपनी के लिए था पहले ये। हाँ, फिर धीरे धीरे करके अभी ये 2018 के अंदर 2 अक्टूबर को इन्होंने उसके लिए पब्लिक कंपनी के लिए भी कर दिया। ओके, ऑल पब्लिक कंपनीज। ओके, और अभी इमीडिएटली अभी 1 साल पहले ही प्राइवेट कंपनीज के लिए भी कर दिया, जो स्मॉल कंपनीज नहीं है। ओके, कि आप भी डीमैट के थ्रू आओ, कि कुछ भी नया शेयर ट्रांसफर करना है, खरीदना बेचना है, नए शेयर अब इशू भी करने हैं तो डीमैट के फॉर्म में करो। ओके, तो ये रिफॉर्म्स आए जिसको आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये पार्ट कह सकते हैं कि हाँ, इवेंचुअली पता है आप कहाँ है शेयर्स, चेक लगाने के लिए कि किसी तरीके का स्कैम ना हो। बिल्कुल। अच्छा, एक स्कैम हम और सुनते हैं, ये सत्यम कंप्यूटर्स वाला। सत्यम कंप्यूटर वाला, ये क्या था? ये भी ये इसी ने तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कह सकते हैं नींव रखी थी इंडिया के अंदर। कैसे? ये क्या करता था, ये आपके कंपनीज एक्ट 2013 से पहले की बात है। 2009 की बात है एग्जैक्टली। हाँ। तो सत्यम स्कैम जब आया, उसने क्या किया कि अपनी बैलेंस शीट को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत मैनिपुलेट करा। उसने अपनी असेट्स एक्स अमाउंट की हैं, उसको दिखा दिया कि मल्टीपल 100 करोड़ 1000 करोड़ की है ये। उसने इवेंचुअली यहाँ तक आता है 5000 करोड़ का बताया कि कैश है मेरे पास। क्यों? अगर आप बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा असेट्स दिखाओगे तो आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगी। जब आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज है तो आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास मेरी कंपनी है, उसके 1000 शेयर्स हैं, और अगर उसका वैल्यूएशन 10-10 है तो टोटल 10,000 की वैल्यूएशन हो गई। बिल्कुल। और अगर मैं उसी वैल्यूएशन को ज़्यादा दिखाऊं, आप दिखाओ मेरे पास असेट्स और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा असेट्स बढ़ गई है। हाँ, 1 लाख है मेरे पास, तो वो हर शेयर की कीमत फिर 100 रुपए हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। असली में तो लेकिन है नहीं ना। हाँ, असली में नहीं है, लेकिन उसने जब दिखाई तो उस वजह से वो रामलिंगन राजू था उसका नाम। हाँ, जो प्रमोटर था। हाँ, तो वहां से सत्यम स्कैम हुआ। तो उसने ये मैनिपुलेशन गेम करी थी। ओके, तो अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मतलब ये उन्होंने क्या किया, सिंपल ये किया कि अपनी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट किया, उसमें वैल्यूएशन ज़्यादा दिखाने के लिए ये दिखाया कि उनके पास 5,000 करोड़ के
कैश में भी है, कैश और पड़ा भी हुआ है, और भी एसेट्स और भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटी ज्यादा है, मिनिमाइज दिखाई, लाइबिलिटीज मिनिमाइज कर दी और एसेट्स इंक्रीज कर दी, इंक्रीज करके दिखाया, तो वैल्यूएशन बढ़ गई आपकी। वैल्यूएशन बढ़ गई, तो आपके शेयर्स की कीमत ज़्यादा हो गई। अब वही शेयर्स आप मार्केट में बेचोगे तो ज़्यादा महंगे मिलेगा, बिकेंगे। बट था नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, हाँ, एक्चुअली उसकी वैल्यू कुछ नहीं ना, इंटरेस्टिंग वैल्यू तो जीरो कम हो गई। हाँ, ओके। अब इसके लिए हुआ क्या, रिफॉर्म यहाँ से कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा आया कि सबसे पहले पता किया कि भाई ये तो चलो प्रमोटर है, ये हरकतें करेगा, बाकी लोग क्या हर कर कोई रहे हैं? दिखाएगा कि मेरी कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है, वो तो कीमत चाहेगा ही ज़्यादा है। चाहेगा। हाँ, अब वो इसको मैनिपुलेटिव करे या बिजनेस स्केल करके करे, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो भी वैल्यू एडिशन होगी। ये था सही तरीके से। गलत तरीके से आप गलत में दिखा दो कि आपका प्रोडक्शन सच में बढ़ रहा सिर्फ कुछ हुआ नहीं है बट आपने बैलेंस शीट में है। अभी दिखा देखने दिया। कौन आ रहा है? कोई नहीं। हम्म, यहाँ पे गेम था चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और ओके, सीएमए का। अच्छा, उनको तो पता था ना। इसके बाद ही 2013 में जब एक्ट आया तो पहले जो होता था चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने सुना होगा कि कोई भी बिजनेसमैन की एक आदत है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा कहते थे। वो क्यों कहते थे? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बार कंपनी में रख लिया, अब जीवन भर वही चल रहा है। ओके, 2013 एक्ट आया, हाँ, उसने कहा रोटेशन होगा, एक ही व्यक्ति नहीं रहेगा, एक ही इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ओके, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे इंग्रेडिएंट पार्ट भी है कि इंडिपेंडेंस, ओके, कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन या प्रोफेशनल आपकी कंपनी में आएगा तो इंडिपेंडेंट व्यू से देखेगा चीज़ों को। ओके, वो बाध्य नहीं उसको होगा कि आप- कुछ फेवर नहीं है, कुछ हाँ। चीज़ें नहीं है। तो इवेंचुअली 2013 से पहले का जो कंपनीज एक्ट था उसमें एक रहता था, ऑडिटर रहता था, कंटिन्यूसली रहता था, किसी के रोल ही डिफाइंड नहीं थे, मिनट्स कौन बना रहा है क्या नहीं बना रहा। हाँ, 13 का एक्ट आया, इसने सबके रोल डिफाइंड कर दिए ओके, और ये सब रोटेशनल भी कर दिया उसने ऑडिटर को। ओके। तो बेसिकली ये हो गया कि अब रेगुलेशंस जो है, रूल्स रेगुलेशन इतनी है कि एक ही व्यक्ति जैसे पहले है, अगर वो सीए अपॉइंट हो गए कंपनी के तो वही है, बट नाउ कंपनी हैव टू रोटेट। तो रोटेट किया ताकि इंडिपेंडेंस। अब आगे जाके फिर बड़ी कंपनीज के अंदर तो आज की डेट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं। क्या होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इवेंचुअली एक ऐसा डायरेक्टर जिसका कंपनी के प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप से कोई लेना देना ना हो, इंडिपेंडेंट वाली। अब क्या है, उसके लिए पहले बीच में था, एग्जाम भी कराता है एमसीए। एमसीए के डाटा बैंक पे उसका एग्जामिनेशन होता है, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है इंडिपेंडेंट होने का। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके तो लिए उसका एग्जाम होता है और उसके बाद आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं या कंपनी खुद ही देख लेती है एमसीए के डाटा बैंक से कि ये लोग इंडिपेंडेंट है और इनका हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको वो अपॉइंट कर लेती है। अच्छा, ये तो जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, ये तो रहा कि पहले क्या फ्लॉस थे, कैसे कैसे उनको हमने ठीक किया। एक ये भी इशू आता है टैक्स का। अब हम वोडाफोन वाला केस देखते हैं कि उन पे कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली टैक्स लाइबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया उसमें कहा कि टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, बट रिट्रोस्पेक्टिवली गवर्नमेंट लॉ लाती है और वो टैक्स इम्पोज करती है, और वो 20,000 करोड़ का टैक्स था 2012-13 में। तो ये क्या था? तो ये वोडाफोन वाले केस को समझने से पहले समझते कि वोडाफोन केस में हुआ क्या था। वोडाफोन जो कंपनी थी वो इंडिया में बिजनेस करना चाहती थी। ओके, तो उसको लगा कि इंडिया में मैं अगर बिजनेस शुरू करूं तो या तो मैं बिजनेस दोबारा से शुरू करूं, शुरू से फ्रॉम बनाऊं, द स्क्रैच आप स्क्रैच स्टार्ट करूं, करें। हाँ, या मैं कोई एग्जिस्टिंग कंपनी उसको एक्वायर कर लूं। ओके, अगर मैं एक्वायर कर लेता हूं उसको तो क्या होगा कि मेरा कंट्रोल तो आ जाएगा एक्वायर, हाँ, उसके बाद मैं उसके थ्रू कर लूंगा तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, तो इंडिया में ऑलरेडी एक कंपनी थी हचिसन एसआर करके, हच जिसको, हाँ, हच सिम आते थे, हच सेम आते बिल्कुल। तो उसको उसने सोचा कि एक्वायर करूं, तो उसने कहा कि इंडिया में एक्वायर करने से बढ़िया ये जो हचिसन है इसकी एक होल्डिंग कंपनी है, ओके, पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी, सीजीपी होल्डिंग कंपनी, सीजीपी नाम था उस कंपनी का। हाँ, उस कंपनी ने हचिसन के अंदर 67% की होल्डिंग ले रखी थी। हाँ, तो उसने कहा इनडायरेक्टली मैं उस कंपनी को ही खरीद लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरी ये कंपनी का ऑनरशिप इनडायरेक्टली आ जाएगा, मेजॉरिटी कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, बट फर्क ये था कि जो सीजीपी कंपनी थी वो ऑलरेडी किसी की बेटी कंपनी थी, मतलब कि उसका भी एक पेरेंट कंपनी था। ओके, ठीक है, उसका था हचिसन टेलीकॉम कंपनी थी हांगकांग के अंदर। ओके, अब ये साइकिल क्यों घुमाई जा रही, वो चाहता तो इंडिया के बिजनेस को भी डायरेक्ट खरीद सकता था। हाँ, उसने दोनों की दोनों ये कंट्रीज क्यों चुनी, और इनका जो बना था वो दोनों कंट्रीज जो थी टैक्स हेवन कंट्री थी। टैक्स हेवन कंट्री मतलब टैक्स कम लगेगा या मिनिमम लगेगा या बहुत कम लगेगा, इंडिया में तो बहुत ज्यादा है टैक्स। हाँ, तो उसने कहा कि इंडिया में इसको डायरेक्ट खरीदने निकलता हूँ तो बहुत महंगा पड़ेगा, टैक्स लगेगा ज़्यादा,
और 30% का नॉर्मल रेट, आप जो कुछ भी ले लो 30%, 100 रुपए की और चीज यही 130 चीज में, आपने होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी खरीद ली तो 5%, 10%, 15%, और ये 110, टैक्स हेवन में है तो बहुत कम, 5 से भी नीचे चला जाएगा। तो उसने डायरेक्टली क्या किया, हचिसन जो मेन कंपनी थी, हाँ ग्रैंडफादर कंपनी थी, हाँ। उसको कहा कि मुझे आपकी सब्सिडरी कंपनी खरीदनी है। हाँ तो उसने बेसिकली सीजीपी खरीद ली कंपनी, ओके। और सीजीपी जब कंपनी खरीद ली तो इनडायरेक्टली जो इंडिया में कंपनी है उसका भी उसके पास उसका कंट्रोल आ गया। कंट्रोल आ गया। अब वो बिजनेस इंडिया में शुरू करने लगी। हाँ तभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये बात पता चली, उन्होंने डिमांड नोटिस भेज दिया कि आपने इंडिया में कुछ खरीदा है, कुछ खरीदा है तो कैपिटल गेन भी हुआ होगा, तो कैपिटल गेन टैक्स दे दो मुझे। हाँ तो इसने कहा कि भाई मैंने इंडिया में तो बिजनेस किया ही नहीं। हाँ, कह रहा है खरीदा अगर तो मैंने बाहर है। खरीदा वहां बाहर, हाँ। इवेंट बाहर हुआ, ट्रांजेक्शन बाहर हुई, तीनों चीजें जब बाहर हुई तो मैं यहाँ पर कैसे दे दूं? हाँ, मैंने जो भी खरीदा है वो पेरेंट कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। इंडिया में तो कुछ किया ही नहीं ना कुछ मैंने, किया ही नहीं। इंडिया में तो अब बिजनेस करूंगा मैं शुरू। हाँ। ये वोडाफोन की लाइन थी। हाँ तो उन्होंने कहा नहीं आप दो पैसे, तो इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट गए। हाँ बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको सिंपल समझाया कि बात तो वोडाफोन सही कर रहा है, हाँ, कि यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ ना? पे तो कुछ हुए ना। ठीक है। तो वोडाफोन ने इसको आगे जाके कहा कि नहीं, सेक्शन 195 के अंदर टीडीएस तो कटना था, इनकम हुई है तो टीडीएस कटना था। तो वहीं पे इस पे दोबारा वो कहते हैं कि टीडीएस क्यों कटेगा, वहां पे तो इंटरेस्ट की बात कही है और अदर इनकम की बात की हुई है। और ये तीनों की तीनों अगर हुई भी कोई इनकम है हमें, तो तीनों के तीनों बाहर हुई है। तब मैं ना रेजिडेंस था, हाँ, यहाँ पे नहीं थे स्टेटस तो। बताया था आपको कंपनी का होता है। हाँ, 182 दिन तो रहे नहीं, यहाँ रहे पे नहीं काम है, अभी किया तो ही आए नहीं। हैं हम। हाँ, प्लेस ऑफ इंसिडेंस बाहर है, पैसा जो मिला वो भी वो बाहर बाहर मिला है। है, तो भाई मुझ पे क्यों? हाँ ओके। तो ये फिर आगे गए सुप्रीम कोर्ट में, वोडाफोन वाले इस चीज को लेके। हाँ, वहां पे वोडाफोन को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे हरीश साल्वे सर। हरीश साल्वे, रेनॉल्ड डॉयर। बिल्कुल। तो इन्होंने दोबारा से रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इस बार कहानी ऑब्वियसली नए फैक्ट्स के साथ आया, यहाँ तो हार गया। तो वहां पे उसने कहा कि देखो इनडायरेक्टली देखा जाए ट्रांसफर तो हुआ है, ये कंपनी अब तुम्हारे पास आ गई तो ट्रांसफर तो हुआ है ना, चाहे इनडायरेक्ट हुआ हो। ओके। बट आपको तो अब ट्रांसफर हुआ है, तो ट्रांसफर हुआ तो कैपिटल गेन होता है। हाँ, तो हरीश साल्वे जी ने सिंपल कहा कि ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के दलीलों, हरीश साल्वे जी की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है। इनडायरेक्ट लिखा कहाँ है? ओके। लॉ में तो इनडायरेक्ट लिखा ही नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इंटरप्रेट करने नहीं बैठे हम यहाँ पे, हाँ। तुम्हारे लॉ में तो है ही नहीं ये चीज। अगर तुमने लिखा होता हाँ, कि तो मैं इनडायरेक्ट भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उस पे टैक्स लगेगा, तो ठीक था। तो बट इवेंचुअली आप समझो ना, लॉ है ही नहीं ना है ही उससे। नहीं, क्योंकि मैं कोई चीज बाहर खरीद रहा हूँ, बाहर बेच रहा हूँ ना, इंडिया में उसका अब एग्जिस्टेंस होगा। तब जो मुझे जो गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा, उस पे जो भी टैक्स बनता है तो वो मैं दूंगा। तो यही तो मुश्किल होती है इंडिया में बिजनेस करने की, जो प्रॉब्लम्स है। अब इसके ऊपर ये बाज नहीं आए रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले। हाँ। फाइनेंस मिनिस्टर जी थे प्रणब मुखर्जी उस टाइम। हाँ, इन्होंने क्या किया, लॉ में अमेंडमेंट कर दी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। लॉ में अमेंडमेंट कर दिया और ये पीछे से रेट्रोस्पेक्टिव ले आया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया। हाँ। कि ये अब पीछे से माना जाएगा कि जब से ट्रांजैक्शन हुई उससे पहले से होगा, फोर्स में आ जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जो वो दलील थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो इस दलील पे एग्री कर रहा था, जो आर्ग्यूमेंट पे एग्री कर रहा था कि ठीक है बट लॉ नहीं है, तो अब लॉ है, रेट्रोस्पेक्टिव है, अब दो। फिर पैसे, मतलब पैसे घूमे जा रहे हैं, 20,000 करोड़ फिगर एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ वापस भी देना पड़ा है। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कंपनसेशन दो। अब इनको फिर दोबारा इनको परेशान कर दिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, लॉ डिपार्टमेंट ने। ओके। कि लॉ चेंज कर दिया। हाँ। इस बात के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गया वोडाफोन। ओके। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से फिर वोडाफोन दोबारा जीत गया। ओके। कि आप तो चेंज करे जा रहे हो कहानी। हाँ, मतलब कब तक कोई एक सर्टेनिटी तो होनी चाहिए। अब बिजनेस अगर मैं कर रहा हूँ, आप कह दो ठीक है अभी लॉ नहीं है, हम लॉ बना देते हैं। अब ये तो चलो मान लो ये वोडाफोन की कहानी थी और इसके पास राइट था कि ये बाहर जा सकता था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। तो रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ तो कोई हो। अभी एक इवेंट बताता हूँ, जीएसटी में था। हाँ। सफारी रिट्रीट का मैटर था। हाँ। सफारी रिट्रीट के अंदर एक कहानी क्या थी कि एक कंपनी थी सफारी रिट्रीट करके, तो वो क्या करती थी, मॉल्स बनाती थी। अब मॉल बनाने के बाद मॉल को रेंट आउट भी करेंगी, उसके बाद उन लोगों से जीएसटी भी लेगी। और जब मॉल बनाया तो उसमें भी तो जीएसटी दिया होगा ना उसने कहीं ना कहीं। तो उसने सिंपल कहा कि मैंने ये मॉल बनाया है, इसमें मैंने एक एक्स अमाउंट ऑफ जीएसटी पे किया है, तो यहां से जो जीएसटी आएगा मैं उसके साथ माइनस करके रखूंगा उसको। ओके।
असली में लॉ जो है कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं लॉ का, हाँ, कि टैक्स ऐसा ऑन थोड़ी टैक्स होगा, जो है वो टैक्स ऑन नहीं टैक्स होना नहीं होना चाहिए। चाहिए, जीएसटी इसीलिए लाया गया था। लाया गया था कि मल्टीपल टैक्सेशन होंगे। तो वो कह रहा है कि भाई मैं यहाँ दे चुका हूँ, यहाँ से मैंने रिसीव किया, तो मेरा इसमें से माइनस करो। सो टैक्स क्रेडिट कहते हैं हम लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। हाँ तो कह रहा माइनस करो मेरा। हाँ। तो इन्होंने कहा नहीं कर सकते। कह रहे क्यों नहीं कर सकते? तो इन्होंने कहा जाओ और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी और डी पढ़ो। कह रहे उसमें लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन, सेक्शन 17 होता है ब्लॉक असेट्स का, कि इन जगह पे आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो मिला हुआ, लेकिन उसने कहा अदर देन भी तो पढ़ो। उसमें लिखा अदर देन प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ वर्ड। ओके। तो इसके लिए भाई वो चला गया अपना कि मैं तो अपना क्लेम चाहिए, मुझे आईटीसी चाहिए, और आईटीसी के लिए चला गया वो उड़ीसा हाईकोर्ट। ओके। उड़ीसा हाईकोर्ट से आगे हुआ, वहां पे बात हुई कि इनको मिलना चाहिए। फिर ये आ गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पीछा नहीं छोड़ रहा, सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा ये भाई साहब हमारे जीत गए। ओके। और सुप्रीम कोर्ट में सेम बात इन्होंने रखी जैसे वोडाफोन में कह रहे थे, वहां पे इन्होंने वर्ड लिखा हुआ था प्लांट और मशीनरी। ओके। तो उसने कहा प्लांट कैसे हो गया आपका? कह रहे मेरे लिए जो मैंने मॉल बनाया, मॉल में अपने लिए थोड़ी बनाया, कंस्ट्रक्शन अपने काम के लिए थोड़ी की, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसमें इसका क्रेडिट लूंगा। तो उसको फिलहाल के लिए उन्होंने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये जीत गए हैं, इनको इनपुट देना। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भाई से तो बहुत लॉस हो गया हमारा। तो 55th जीएसटी काउंसिल हुई, उसमें इन्होंने लॉ फिर दोबारा चेंज किया। क्या वो एंड नहीं था, वो और था। ओके। तो वर्डिंग फिर बदल करे, और रेट्रोस्पेक्टिव जब से जीएसटी एक्ट आया है तब से माना जाएगा। ओके। तो अब पैसे वापस करो, और जितने भी बिजनेसमैन आज तक लेते रहेंगे क्रेडिट इस भरोसे कि ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो वापस करो। और मतलब फिर हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो यहाँ ये प्रॉब्लम भी है कि गवर्नमेंट कभी भी ये रेट्रोस्पेक्टिवली आती चीज, और ये मार्केट में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आप जो कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं हिट होता है। तो मतलब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, वहाँ कोई मिनिस्टर तो जाते नहीं है, काम नहीं करते, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स और जो ये बाबू लोग होते हैं, इनका क्या काम ही यही होता है कि कहीं ना कहीं से ऐसे परेशान करते रहो बिजनेसमैन को? मेन कंसर्न ये है कि बिजनेसमैन ही तो फाइनेंशियल इकोनॉमी के अंदर फाइनेंस लेके आ रहा है, और फाइनेंस ही तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं, बट डिस्ट्रीब्यूट हो और टैक्स भी लगना चाहिए, लेकिन जैसे ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, वोडाफोन वाले केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है जो वोडाफोन कह रहा है सही है, तो अब उसके लिए रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ले आए। तो एक अगर मैं भी या कल कोई भी जो भी हमारे व्यूअर्स भी हैं, वो भी अगर मान लीजिए बिजनेस करने जाते हैं, तो उनको सर्टेनिटी तो होनी चाहिए ना कि ऐसा लॉ है, ऐसा ही रहेगा, रेट्रोस्पेक्टिव से फिर से बदल नहीं जाएगा। इवेंचुअली एटलीस्ट वो जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, जैसे हमने हर्षद मेहता पढ़ा, तेलगी समझा, तो वो लॉ के लूप पॉइंट तो फायदा उठा रहे थे। लेकिन अब की गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट है। अच्छा, अब स्ट्रिक्ट है, अब स्ट्रिक्ट कह रहे हैं अगर तुम कर रहे तो पहले दो, हाँ ठीक है, ओके, जो पहले लूप होल्स थे उसको मिसयूज कर रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट कॉशियस है, ये भी ले सकते हो एक एंगल। अच्छा, ये तेलगी स्कैम क्या होता है? अभी आपने इसकी भी बात करी। जो तेलगी था वो बेसिकली स्टैम्प पेपर थे, उनको नकली बनवा लेता था। ओके। और उनको मार्केट में बेचा। इतनी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया जितने वो बना के बेच रहा था। अच्छा, गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर नकली बनवा के, क्योंकि पहले स्टैम्प पेपर फिजिकल फॉर्म में होते थे। जैसे नोट है आपके, आज की करेंसी है, करेंसी का भी डिजिटलाइजेशन क्यों किया जा रहा है? हाँ, क्यों हम ज्यादातर ये मूव करते जा रहे हैं डिजिटल इंडिया? क्योंकि पेपर की फॉर्म में रहेगा, कॉपी कर लेगा कोई ना कोई। हाँ, शेयर्स थे वो कॉपी हो रहे थे। हाँ, आपके स्टैम्प पेपर थे वो तेलगी वाले में वो कॉपी हो रहे थे। आपके डिमोनेटाइजेशन नोट कॉपी हो रहे थे पूरे के पूरे। हाँ। तो एकदम से सिस्टम को बदल तो नहीं सकता कोई भी कि एकदम से कैशलेस घूमने लग जाओ। तो डिमोनेटाइजेशन लेके आए गए उसके बाद कि पुराने वाले पहले हटाओ, नए वाले लेके आओ। उसके बाद 2000 के भी बंद कर दिए। ओके, हाँ, प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल को, हाँ, कि यूपीआई कर दो, ये कर दो। तो इसमें क्या था कि ये स्टैम्प पेपर जो होते थे ये फेक बनाता था, और फेक बना के मार्केट में बेचता था। और स्टैम्प पेपर 10 से लेके 1000 2000 तक होते हैं, काफी मात्रा में, और इसकी खबर सबको थी। हाँ। तो वहीं से तो ये जब आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ आया कि विसल ब्लोअर को, और दोबारा आया कि जिनको पता चल रहा है नीचे लेवल पे वो खबर तो दे। हाँ, कि खबर वो इसलिए देते कि हमारे बॉस कर रहे हैं, अगर हम नहीं बताएंगे हमारी नौकरी निकाल दी जाएगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो यही है। तो फिर इसमें क्या हुआ था? तो अब ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आ गए, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन कर लिया। आज की डेट में शेयर्स जो मिलते हैं वो
स्टैंपिंग जो होती है वो स्टैम्प ऑनलाइन पेपर, होती है। हाँ, ई स्टैम्प पेपर होता है, बिल्कुल, तो उसका रिकॉर्ड होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड वो होता चेक है। किया जा सकता है। बिल्कुल ओके, तभी से ये ई स्टैम्प पेपर शुरू हुआ, बिल्कुल, उसके बाद से मतलब। उसको अपग्रेड करने के लिए कि ये कोशिश कर दी गई। ओके, वरना स्टैम्प पेपर आपको हर जगह, आप LIC ले रहे हो तब स्टैम्प पेपर चाहिए, आप कोर्ट में वकालतनामा डाल रहे हो तो स्टैम्प पेपर चाहिए, प्रॉपर्टी बेच रहे हो तब स्टैम्प पेपर चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जुडिशियल, नॉन जुडिशियल। ओके, स्टैम्प पेपर तो है जो रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट को। ओके, और इसका अभी एक और चीज़ आने वाला है, स्टैम्प ड्यूटी में एक जो अमेंडमेंट आगे आएगी फ्यूचर में। अभी जो स्टैम्प ड्यूटी होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, वो सेंट्रल होने वाला है। ओके, अगर वो सेंट्रल हो जाता है तो जो मेरा मानना है कि सेंट्रल होने की यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। ओके, अब जैसे दिल्ली में है उसकी वेबसाइट अलग है, हाँ, हरियाणा वालों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनका स्टैम्प पेपर निकलेगा कैसे, ओके, साइट्स वर्किंग नहीं करें। हर स्टेट का अलग अलग तरीका है उसको निकालने का। हम्म, और एक इवेंचुअली होता है एक बिजनेस की जो सबसे बड़ी है। अभी एग्जांपल के लिए मेरे प्रमोटर किसी बिजनेस के, वो बेंगलोर में बैठे हुए हैं, बिजनेस उनको दिल्ली की करनी है। अब वो मैंने कहा स्टैम्प पेपर ले लो, वो बेंगलोर से तो ले नहीं सकते, वो लेंगे दिल्ली का ही। क्यों? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी सब्जेक्ट टू स्टेट जुडिशरी, क्योंकि स्टेट का रेवेन्यू है वो। ठीक है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजने पड़ रहे हैं, स्टैम्प पेपर यहाँ से खरीद के बेंगलोर वापस मंगाने पड़ रहे हैं। Thank you, Praveen ji, for joining us today, and it was really such an insightful discussion. Thank you so much. Thank you, Sushant ji, for inviting me for this platform. Thank you.